हेलो फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एसएसटी। और इसमें हम पूरा एसएसटी कवर करेंगे। कह सकते हैं जितने भी एसएसटी के पार्ट हैं, चाहे वो आपके हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, इकोनॉमिक्स के हों या फिर आपके संविधान के, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसएसटी और इसके सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है हिस्ट्री। यानी कि आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हिस्ट्री के टॉपिक पे रहेगा। और उस हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, मौर्य साम्राज्य। देखिए गाइज, कोरोना की वजह से आपके एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई फिर भी जरूरी है। सेकेंड सेमेस्टर आपका कब का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टार्ट होने के साथ हमारी पढ़ाई नहीं हुई। फिर भी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो पे कुछ ऐसी चीजें जो आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, या अगर पढ़े हैं तो उसका रिवीजन करिए। देखिए आपके एसएसटी में 4 पोर्शन रखे गए हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, फिर क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इसके बाद हमारा कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और फिर क्या है, इकोनॉमिक्स है। इस तरीके से हमको 4 चीजें पढ़नी है। तो ये वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसएसटी के जो हमारे सिलेबस हैं, यानी कि क्या क्या हमको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है एसएसटी में। देखिए पहले हम देखेंगे इतिहास का हमारा पोर्शन क्या है, क्योंकि जब भी हम अपना एसएसटी का बुक खोलते हैं तो उसमें पहले हमारा पूरा इतिहास का पोर्शन दिया रहता है। तो इतिहास में हमको पहले पढ़ना है भारतवर्ष के प्रथम साम्राज्य की स्थापना, यानी कि भारत में जो पहले साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश को रखा जाता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सामंतकालीन भारत पढ़ेंगे, जिसमें हम राजपूतों का उदय पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख जो राजवंश हैं उसके बारे में देखेंगे, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को देखेंगे। और जो दक्षिण भारत में भी राजवंश थे, जिसमें चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, ये सारे थे, इनकी भी हम सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति को देखेंगे। फिर हम देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और किस प्रकार से ये भारत में आया, किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हुआ। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, मोहम्मद गजनवी कौन था, मोहम्मद गोरी कब कौन था, और इन्होंने कब आक्रमण किया। सल्तनत कालीन भारत पर दिल्ली सल्तनत का क्या प्रभाव था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, कौन थे दास वंश के संस्थापक, जिसमें गुलाम वंश कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं दास वंश को ही। खिलजी वंश क्या था, तुगलक वंश क्या था। यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए उन सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे। उन्हीं के समकालीन जो दक्षिण भारत में कह सकते हैं कि बहमनी और विजयनगर की स्थापना हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सल्तनत का जो विघटन हुआ, जिसमें मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो ये चीजें हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद ही आपका शुरू हो जाता है मुगल पीरियड। तो आपके इस सेमेस्टर में वो नहीं है, वो थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है मुगल पीरियड के बारे में। बस हमको दिल्ली सल्तनत तक देखना है, और दिल्ली सल्तनत की क्या क्या प्रशासनिक उपलब्धियां थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। फिर इसमें मतलब हिस्ट्री में हम अब पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो वेट करिएगा, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, भक्ति आंदोलन और सूफी मत। क्योंकि ये आपके सीटेट में भी पूछा जाता है, और आपके कह सकते हैं कि जो यूपी टेट का एग्जाम होता है वहां पे भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद का जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो है हमारा ज्योग्राफी का, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो खगोलीय पिंड में 3 प्रमुख पिंड हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इनके बारे में हमको पढ़ना है। किस प्रकार से इनकी कलाएं होती हैं, चंद्रमा की कलाएं क्या है, क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से घूर्णन कर रही है, परिक्रमण कर रही है, परिभ्रमण, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं, जिसको हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल में मतलब कह सकते हैं, इन चारों को मिला करके हमारा पूरा परिमंडल बना है, तो इसके बारे में देखेंगे। और इनकी कैसे कैसे संरचना है, जैसे स्थल मंडल है तो इसकी क्या संरचना है, शैल क्या है, और जो कह सकते हैं कि धरातल पे जो बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो आंतरिक रूप से हो रहे हैं, चाहे वो बाह्य रूप से हो रहे हैं, और इन बदलावों को करने में जो प्रमुख कह सकते हैं तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, और इसके बाद जो वायुमंडल की संरचना है, वायुमंडल का संगठन है, पवन के प्रकार है, और जलमंडल है। ये सारी चीजें गाइज हम अपने अब जितने भी इसके आगे के वीडियोस आएंगे, कोशिश रहेगी कि सारे इसी से कनेक्ट हो। अगर इससे नहीं कनेक्ट रहेंगे तो फिर भी वो आपकी यूजफुल रहेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। तो अभी तो ये 2 पोर्शन खत्म हुआ। इसके बाद देखिए हमारा क्या है, नागरिक शास्त्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान। तो संविधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप थोड़ा बहुत संविधान की नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है संविधान।
तो संविधान में हम देखेंगे संविधान किसे कहते हैं, क्या होता है संविधान, संविधान के गठन कैसे हुई, इसकी भूमिका किसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और संविधान की प्रस्तावना क्या है और उसकी विशेषता क्या है। इसके साथ साथ हम देखेंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम अपने वीडियोस में गाइस बहुत अच्छे से सब चीजों को कवर करने वाले हैं। मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें किसके विरुद्ध दिया जाता है, कौन हमें देता है, ये सारी चीजें हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे। और इकोनॉमिक्स की कुछ चीजें पहले ही पढ़ाई जा चुकी हैं, जैसे कि मुद्रा था, मुद्रा में हम बहुत सारी चीजें आपको बता दिए थे कि मुद्रा क्या होता है और चेक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई थी। आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नहीं तो आप जब वीडियो देखते होंगे तो ऊपर यहाँ पे ऐसे एक स्लाइड आता होगा आई कार्ड वाला, तो आपको यहाँ से भी हमारी पूरी लिंक मिल सकती है, यहाँ से हमारी वीडियोस मिल सकती है, या वीडियो के पूरे लास्ट तक में आप रुकेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे भी आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप हमारे पूरे वीडियो के डिटेल जान सकते हैं, हमारे चैनल का पूरा डिटेल जान सकते हैं। और फिर देखिए इकोनॉमिक्स में हमको क्या पढ़ना है, उपभोक्ता शोषण के प्रकार। देखिए उपभोक्ता कौन होता है, जो किसी वस्तु का क्या करे, उपभोग करे। खास करके कह सकते हैं कि हम लोग जो कॉमन लोग हैं, जो बहुत सामान्य लोग हैं, जो किसी दुकान को नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जो दूसरे को दे रहे हो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। सिर्फ चीजों का वो क्या करे, उपभोग करे। या अगर आप दे भी रहे हैं ना दूसरी चीज का, तो उपभोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कृषक हैं तो आप अपना गेहूं, चावल या कोई चीज दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन दाल, नमक और भी सब्जियां, ये सारी चीजें आप किसी ना किसी से खरीद रहे हैं। यानी कि मार्केट से लाए चीजों का हम जो उपभोग करते हैं, वही कौन होता है, जो उपभोग करता है वही उपभोक्ता होता है। और इन्हीं उपभोक्ताओं को कभी कभी दुकानदार क्या करते हैं, खराब सामान दे देते हैं उनको, और उनको ठग लेते हैं, उनसे ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो हम किससे शिकायत करेंगे, कौन से प्रकार का वो हमारा शोषण किए, कैसे हमें सुरक्षा मिलेगी, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि के में उत्पादकता क्या है, हरित क्रांति क्या है और इसके प्रभाव क्या हुए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास, जिसमें हमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारत की नई औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ना है। देखिए गाइज, खास तौर पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, उसमें पूरा कह सकते हैं कि आय से रिलेटेड जितने भी स्रोत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कह सकते हैं लघु क्षेत्र हो, लघु कुटीर उद्योगों के बारे में है। तो ये सारी चीजें हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते जाएंगे। लेकिन आज का क्या है, आज तो अभी वीडियो आपका खत्म नहीं हुआ, तो आज हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपको थोड़ा पता हो और थोड़ा नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए गाइस, बहुत हम लेंदी करके नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सेमेस्टर में आप लोगों के बहुत ज्यादा लेंदी नहीं पूछता, नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं, तो हम कुछ नॉर्मल ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देखिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, हिस्ट्री हम पहला शुरू करेंगे। और हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो भी हिस्ट्री का ही रहा होगा, या फिर और नेक्स्ट आएगा हिस्ट्री का ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जब भी हम एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर टॉपिक उठाएं तो पूरा हम मौर्य साम्राज्य कवर करेंगे, चाहे जितने वीडियोज हों। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे ज्योग्राफी से, या किसी भी मतलब कह सकते हैं कि किसी भी मेन टॉपिक से उठा सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी से ले लेंगे, इकोनॉमिक्स से ले लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से ले लेंगे। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो गाइज आप लोग एक भी वीडियोस को ऐसे मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आप एक वीडियो छोड़ देंगे तो दूसरा वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। हर वीडियो क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट होता है। तो कोई नहीं, चलते हैं आज की वीडियो में। हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखिए यहाँ लिखा है मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक, यानी कि जो हमारा पूरा मौर्य साम्राज्य था वो 323, और कहीं कहीं आपको 322 भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, 322 और 323 कह सकते हैं, ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक है। अगर देखिए ये जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कई बुकों में 322, कई बुकों में 323, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत मिनिमम पूछे जाते हैं आपके, कह सकते हैं कि एक एग्जाम में, क्योंकि बच्चे लेकर के उसको कंफ्यूज रहते हैं। जिसमें विद्वान खुद ही ना एक मत हो, उसमें बच्चों से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। तो इस पे ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, 322 323 दोनों आप लोग याद रख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा है ईशा पूर्व, तो पहले हम ईशा पूर्व जान लेते हैं क्या होता है। ईशा पूर्व को हम कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हम जब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो बीच में हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है, आपको ये चीजें नहीं पता है, तो आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। लाइव क्लास जब आपकी रहती है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट हमसे आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें होंगी, हम आपको समझाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे जब हम जीरो रखते हैं तो इसके इधर का पोर्शन क्या होता है, यानी कि राइट साइड का पोर्शन क्या होता है, जितने भी अंक लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, वो पॉजिटिव में होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी हम लिखें। फिर इसके हम जब बाएं साइड चलते हैं तो जितने भी अंक होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी कि कह सकते हैं -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। और जो जीरो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, यानी कि इसके साथ हम कोई चिन्ह नहीं लगाते, जीरो मतलब जीरो। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो जीरो पे हम ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, यानी कि शताब्दी के एकदम प्रारंभिक दौर पे ही किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएं हैं हम उसको ईसा पूर्व लिखते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हैं हम उसको क्या लिखते हैं, ईस्वी लिखते हैं। ईसा पूर्व के लिए बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और ईस्वी के लिए क्या लिखते हैं, एडी लिखते हैं, एनो डोमिनी। ठीक, तो अब देखते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे आपको 4 नाम दिखाई पड़ रहे हैं जो हमारे मौर्य वंश की वंशावलियां कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे कौन आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। मौर्य वंश की अगर पूछे स्थापना किसने की, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं बिंदुसार। तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं अशोक। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि प्रभावशाली शासक रहे, बहुत ही ज्यादा महान शासक रहे। तो इसीलिए अगर पूछे आपसे कि मौर्य वंश का सबसे ज्यादा महान शासक कौन था, तो अशोक था। और सबसे सबसे अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक जो हमारे थे वो बृहद्रथ थे। ठीक, बृहद्रथ के पहले और अशोक के बाद, यानी कि इन दोनों के बीच में बहुत सारे और भी राजा थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुणाल थे, दशरथ थे, संप्रति थे। तो ये 2-3 नाम और भी आपको बीच में मिलेगा, लेकिन हम अपने सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे। हमको सिर्फ ये 3-4 नाम याद रखना है, जिसमें हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में। आप बृहद्रथ का नाम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ थे। ठीक, आगे देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, यानी कि 323 से लेकर के 295 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने गुरु, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, ये आप लोग नाम नोट डाउन करेंगे। चंद्रगुप्त के गुरु जो थे वो चाणक्य थे। चाणक्य को ही और किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को कौटिल्य नाम से जानते हैं, और इन्हीं को हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। यानी कि चंद्रगुप्त के कह सकते हैं कि 3 नाम आपको मिलेंगे, तो ये नाम आप नोट डाउन करिएगा। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो थे, उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की। और 323 में क्या किया कि एक जो थे घनानंद, आप लोग नाम सुने होंगे, घनानंद, उनकी हत्या करवा दी। और घनानंद किस वंश से बिलोंग करते थे, नंद वंश से बिलोंग करते थे। और नंद वंश का समापन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना की। अब अगर आपसे सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछे कि घनानंद किस वंश से था, तो वो नंद वंश से था। नंद वंश के समापन किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आप रिलेट करके यहाँ से याद कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है कि 323 में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त ने की थी, और घनानंद जो नंद वंश के थे उनकी हत्या करके की थी, अपने गुरु विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से। इसके बाद क्या हुआ था, 305 में एक और आक्रमण हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, जिस कौन थे वो, सेल्यूकस निकेटर ने किया था। और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जब इन्होंने पराजित कर दिया तो बाद में इन दोनों के बीच में संधि हुई। संधि में क्या हुआ कि सेल्यूकस को हेरात, कंधार, काबुल और जेड्रोसिया को क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे दे दिया, यानी कि किसको दे दिया, सेल्यूकस को दे दिया। सेल्यूकस ने संधि में चंद्रगुप्त मौर्य से ये लिया,
और उसके बदले में अपने पुत्री का विवाह क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। यानी कि उन दोनों के बीच में क्या हो गया, वैवाहिक संबंध हो गया। अब सेल्यूकस निकेटर कौन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर जी हो गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बीच में यानी कि सेल्यूकस निकेटर के बीच में क्या हो गया, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। अब चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि वो भारत के लगभग सभी राज्यों पर राज्य करना शुरू कर दिया था। कुछ ही ऐसे क्षेत्र थे कि जो उसके कह सकते हैं कि हक में नहीं थे। एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि पॉइंट लिखा हुआ था कि एक यूनानी लेखक थे जो जिनका नाम प्लूटार्क था। उन्होंने लिखा कि उसने यानी कि किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। यानी कि पूरे भारत को उसने क्या कर दिया, पूरा खचाक खचाक सब जगह लड़ाई वड़ाई की और हर जगह को कह सकते हैं कि कब्जा कर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से वो पूरे भारत पे लगभग क्या करने लगा, शासन करने लगा। और आपके सेमेस्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पूरब में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक था, कर्नाटक तक उसका क्या था, पूरा का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। गाइस आप इसको नोट डाउन करेंगे और अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके सेमेस्टर में बहुत ही ज्यादा ये चीजें पूछी जाती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। इसके बाद क्या हुआ, देखिए पहले हम ये चीज देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज था। और मेगस्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था। कहाँ से आया था ये, यूनान से आया था, यूनान से आया था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे किस कौन सी पुस्तक लिखी थी, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। हमारे भारत के नाम पे था लगभग इसके पुस्तक का नाम, ठीक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और आपके इस चैप्टर में इसको भी पढ़ना है कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया मेगस्थनीज ने किस प्रकार से मौर्य वंश के बारे में उल्लेख किया, कौन से पुस्तक में उल्लेख किया। तो वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की क्या कर ली, दीक्षा ले ली। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या कर लिए कि अपने मृत्यु के समय में जब वो मरने वाले थे तो वो जैन धर्म की क्या कर लिए, दीक्षा कर लिए। तो देखिए इससे पहले यानी कि जब कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय था तो क्या हुआ था कि इनके साम्राज्य में मगध में बहुत ही भयंकर कह सकते हैं कि अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। और ये अकाल का जो पूरा पीरियड था 12 वर्ष का था। 12 साल तक पूरे के पूरे मगध में क्या हुआ, बारिश नहीं हुआ, अकाल पड़ गया। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए, मगध को छोड़ करके कहाँ चले आए, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले आए। और वहां पर क्या किए इन्होंने, 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त किए। देखिए उपवास के द्वारा यहाँ लिखा गया है। तो एक चीज बहुत अच्छी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अभी आपको बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया। और जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए गए हैं जिसमें संलेखना एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, संलेखना विधि जो है वो मृत्यु यानी कि मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। संलेखना क्या होता है कि जो लोग जैन धर्म में हैं वो अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उपवास करें, उपवास करें और एकदम दूर रहें सबसे, कह सकते हैं खुद को एक कमरे में बंद कर लें। और धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि अपने आप को अकेलेपन में रख करके उपवास के माध्यम से जो मृत्यु प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाता है, संलेखना विधि कहलाता है, जैन धर्म के माध्यम से। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो देखिए गाइज आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े। आगे हम जब वीडियो इसमें हिस्ट्री का देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में और मौर्य वंश में कैसा मतलब कह सकते हैं कि प्रशासनिक तौर तरीके क्या थे, उनके सांस्कृतिक तौर तरीके क्या थे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइज तो प्लीज हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।